सोचिए, किसी ने 1999 में मात्र 30,000 रुपए से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। 30,000 मतलब आज के टाइम में तो एक अच्छा फोन भी नहीं आता उसमें। वही तो। और ये कोई टेक स्टार्टअप नहीं था। कोई नया मोबाइल ऐप नहीं बनाया उन्होंने, और ना ही किसी मेट्रो सिटी के पॉश ऑफिस से काम शुरू किया। बल्कि एक ऐसी चीज चुनी जो हमारे खेत खलियानों में आम मिलती है, यानी मक्का, कॉर्न। और आज लगभग 2.5 दशक बाद वही बिजनेस 1,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू टारगेट की तरफ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैरान हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े टेक इन्वेस्टर्स इस सप्लाई चेन और बिजनेस मॉडल को देखकर हैरान हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये टीबीआई कॉर्न लिमिटेड की असली यात्रा है, जिसे पहले द बेस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता था। सही कहा। और खेती के ट्रेडिशनल बिजनेस को डेटा, इंजीनियरिंग और सटीक टाइमिंग के साथ जोड़कर एक हाई मार्जिन ग्लोबल इंजन में कैसे बदला जाता है, ये इस कंपनी ने कर दिखाया है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है, ये समझना कि एक बेसिक एग्रो कमोडिटी खेत से निकलकर सीधे इंटरनेशनल मार्केट्स के प्रीमियम शेल्फ्स पर पहुंचती है। और इस इंजन के पुर्जों को समझने के लिए हमारे पास बिल्कुल ताज़ा और ठोस डेटा है। मैं इनके फाइनेंशियल्स देख रही थी। हमारे पास उनकी हाल ही में आई फाइनेंशियल ईयर 26 की सेकेंड हाफ और एनुअल अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, और उनका लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है हमारे पास। राइट। तो इन सोर्सेज के जरिए हम पर्ते खोलेंगे कि इस पूरे सफर में हर एक कदम पर प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। तो शुरुआत बिल्कुल ग्राउंड लेवल से करते हैं, मिट्टी और खेत से, क्योंकि दुनिया की कोई भी फैक्ट्री तब तक एक प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बना सकती जब तक उसका रॉ मटेरियल टॉप टियर ना हो। एग्जैक्टली। तो टीबीआई कॉर्न का जो मुख्य बेस है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर सांगली जिले के मिराज में स्थित है। ये जगह उन्होंने रैंडमली नहीं चुनी। हाँ, लोकेशन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्रो बिजनेस में। कर्नाटका के मक्के को ग्लोबल मार्केट में उसकी क्वालिटी, दाने के आकार और न्यूट्रिशन प्रोफाइल के लिए बेस्ट माना जाता है। तो फैक्ट्री का वहां होना लॉजिस्टिक कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर देता है। ट्रांसपोर्ट में पैसा बचता है। पर मुझे यहाँ जो सबसे दिलचस्प लगता है ना, वो इनका कच्चा माल खरीदने का नया तरीका है। उन्होंने किसानों से डायरेक्ट खरीद को 18% से बढ़ाकर अब सीधा 25% तक कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है ना? मतलब बिचौलियों को सप्लाई चेन से बाहर निकालना एक तरह से सीधा मुनाफा है। पर यहां मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी उलझन आती है। किस तरह की उलझन? देखिए, सप्लाई चेन को ना हमेशा सिंपल और सेंट्रलाइज्ड रखने की कोशिश की जाती है। मंडियों और बड़े ट्रेडर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसलिए बना था क्योंकि हजारों छोटे किसानों से अलग अलग डील करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो सकता है। ये तो है। अगर एक फैक्ट्री हर रोज सैकड़ों छोटे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को अपने गेट पर हैंडल करेगी, हर एक छोटे बैच की क्वालिटी चेक करेगी, पेमेंट क्लियर करेगी, तो प्रोसेस बहुत स्लो नहीं हो जाएगा? लगता तो ऐसा ही है। एक ट्रेडर से सैकड़ों टन माल एक साथ खरीदना ज्यादा आसान होना चाहिए। तो फिर ये डायरेक्ट किसानों के पास जाना बिजनेस के स्केल करने में रुकावट क्यों नहीं बन रहा? यह आपने बहुत सही सवाल पूछा। आमतौर पर ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, पर टीबीआई ने इस लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल मोट में बदल दिया है। फाइनेंशियल मोट मतलब एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह? बिल्कुल। और इसके पीछे दो ठोस स्ट्रैटेजीज हैं। पहली बात, रूरल इकोनॉमी में कैश फ्लो हमेशा एक बड़ी समस्या रहती है। जब किसान अपना मक्का लेकर फैक्ट्री गेट पर आता है तो उसके माल की तुरंत डिजिटल या कैश पेमेंट क्लियर की जाती है। तुरंत पेमेंट बिना किसी डिले के? हाँ, एक किसान के लिए फसल बेचने के बाद हाथ में पैसा आना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जब फैक्ट्री गारंटी देती है कि पेमेंट अटकेगा नहीं, तो पता है क्या होता है? किसान लॉयल हो जाता होगा। एग्जैक्टली। किसान अगले सीजन में अपना सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल उसी फैक्ट्री को लाकर देता है। इससे कंपनी को हमेशा टॉप टियर कॉर्न की अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहती है। यानी उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी पेन पॉइंट को सॉल्व करके उनकी लॉयल्टी खरीद ली। ये तो लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन को सिक्योर करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? और इसकी दूसरी स्ट्रैटेजी उन बड़े किसानों के साथ जुड़ी है जो बल्क में खेती करते हैं। टीबीआई सिर्फ छोटे किसानों तक सीमित नहीं है, वो बड़े किसानों के साथ 3 से 6 महीने तक के लंबे अग्रीमेंट्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा कुछ? एक तरह से। खेती में सबसे बड़ा डर दाम गिरने का होता है। जब कंपनी उन्हें एक निश्चित दाम का आश्वासन देती है तो किसान मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच जाता है।
और कंपनी को क्या फायदा होता है इससे? कंपनी को अगले 6 महीने तक रॉ मटेरियल की एक फिक्स कॉस्ट पता चल जाती है। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये रॉ मटेरियल कॉस्ट की स्टेबिलिटी सबसे बड़ी नींव होती है। राइट, क्योंकि अगर कॉस्ट फिक्स हो गई तो आगे चलकर प्रॉफिट मार्जिन्स को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, मार्जिन्स को मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो कहाँ से खरीदना है और कैसे खरीदना है, ये टीबीआई ने बहुत अच्छे से सॉर्ट कर लिया है। हाँ, ये पिक्चर तो साफ हो गई, लेकिन खेती किसी फैक्ट्री की तरह साल भर एक जैसी स्पीड पर तो चलती नहीं है। फसल आने का एक फिक्स टाइम होता है। सही बात है, सीजनैलिटी का बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर कब खरीदा जा रहा है, ये फैक्टर इस एग्रो बिजनेस का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट बन जाता है। अगर हम डेटा देखें तो मक्का लगभग 90 से 100 दिन में तैयार होने वाली फसल है। भारत में इसके 2 मुख्य क्रॉप पीरियड जाते हैं और ये दोनों ही पीरियड्स फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ, जिसे हम H2 कहते हैं, उसमें आते हैं। राइट, H2 में। इनके अर्निंग्स डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। H2 में इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम तो बहुत हाई होता है, पर प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ जाते हैं। मार्जिन्स ड्रॉप हो जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ यानी H1 में इनके मार्जिन्स बेहतर होते हैं। ये उल्टा साइकिल कैसे काम कर रहा है? इस उल्टे साइकिल को समझने के लिए हमें मार्केट की सप्लाई और डिमांड को देखना होगा और साथ ही एक नए मैक्रो एनवायरनमेंट को समझना होगा जिसने मक्के के दाम को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसा क्या हुआ H2 में? H2 में नई फसल मार्केट में आती है। हर किसान, हर ट्रेडर के पास बेचने के लिए मक्का होता है। जब सप्लाई इतनी ज्यादा होती है तो रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ जाता होगा। एग्जैक्टली, हर प्रोसेसिंग कंपनी अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचना चाहती है, जिसके कारण फाइनल प्रोडक्ट के दाम गिराने पड़ते हैं और वहीं उनके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। अच्छा, और H1 के आते आते ये सप्लाई गायब हो जाती है। सही पकड़ा आपने। H1 तक आते आते खेत खाली हो जाते हैं और मार्केट में फ्रेश मक्का नहीं आता। उस वक्त वही कंपनी अपने क्लाइंट्स को लगातार सप्लाई दे सकती है जिसके पास पहले से खुद का लंबा स्टॉक बचा हो, जिसके पास इन्वेंट्री हो। हाँ, यही वजह है कि H1 में सप्लाई कम होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट प्रीमियम दाम पर बिकता है और मार्जिन्स बेहतर होते हैं। तो इसका पूरा खेल स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे टिका है। ये तो कुछ वैसा ही सिनारियो बन जाता है जैसे किसी ने ऑफ सीजन में सस्ते दाम पर विंटर जैकेट्स का बड़ा स्टॉक खरीद लिया हो। अच्छा एग्जाम्पल है। जब गर्मी पड़ रही हो तब जैकेट सस्ती मिलती है, उसने वेयरहाउस में भर ली, और फिर जब सर्दियां आती हैं, डिमांड और दाम आसमान छू रहे होते हैं, तब वो अपने वीआईपी क्लाइंट्स को मार्केट रेट से थोड़ा कम पर अपने हिसाब से एक प्रॉफिटेबल दाम पर जैकेट सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल, क्लाइंट खुश क्योंकि उन्हें मान बढ़ रहे, और सप्लायर खुश क्योंकि उसका मार्जिन सबसे ज्यादा है। ये एनालॉजी इस बिजनेस मॉडल पर बिल्कुल ठीक बैठती है और इसमें अब एक और बड़ा फैक्टर जुड़ गया है जिसने मक्के की मार्केट डायनामिक्स को हिला कर रख दिया है। वो क्या है? वो फैक्टर है इथेनॉल और बायोफ्यूल इंडस्ट्री की बढ़ती हुई डिमांड। ओह राइट, एथेनॉल ब्लेंडिंग। हाँ, सरकार की ब्लेंडिंग पॉलिसीज के कारण अब मक्का सिर्फ खाने या एनिमल फीड के लिए नहीं बल्कि गाड़ियों का ईंधन बनाने के लिए भी भारी मात्रा में यूज हो रहा है। ये तो डिमांड को एकदम से बढ़ा देता होगा। बहुत ज्यादा। इस एथेनॉल डिमांड की वजह से जब मार्केट में सप्लाई कम होती है तो मक्के के दाम 24 से 25 रुपए तक चले जाते हैं और प्रीमियम फूड वैरायटी के दाम तो 28 से 29 रुपए तक शूट अप कर जाते हैं। बाप रे, यानी जो रॉ मटेरियल कल तक सस्ता था, अब उसके पीछे एनर्जी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज भी पड़ी हैं। इस सिचुएशन में किसी भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स तो बुरी तरह क्रश हो जाने चाहिए थे। वहीं पर टीबीआई की ऑफ सीजन स्टोरेज स्ट्रैटेजी उनको बचाती है। कैसे? उन्होंने हार्वेस्ट के सीजन में ही वही मक्का 20 से 22 रुपए के बेहतरीन दाम पर खरीद के अपने बड़े बड़े स्टील साइलोज और वेयर हाउसेज में भर लिया होता है। ओह, उनका पहले से स्टॉक रेडी रहता है। हाँ, साइलोज में बल्क स्टोर करने का एक टेक्निकल फायदा भी है। वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल और कीड़े न लगने देने के लिए जो फ्यूमिगेशन प्रोसेस होता है वो छोटे गोडाउन्स के मुकाबले बहुत सस्ता और इफेक्टिव पड़ता है। स्मार्ट। तो जब एथेनॉल बूम से ओपन मार्केट में दाम अचानक बढ़ते हैं, टीबीआई पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। उनके पास सस्ते रॉ मटेरियल का सॉलिड बफर होता है जिसके दम पर वो अपने ग्लोबल एमएनसी क्लाइंट्स को बिना दाम बढ़ाए एक फिक्स्ड रेट पर लगातार सप्लाई दे पाते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये प्रेडिक्टेबिलिटी ही सब कुछ होती है। उन्हें रोज रोज दाम बढ़ने से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें मालूम है उनका स्नैक प्लांट रॉ मटेरियल की कमी से बंद नहीं होगा। ये अटूट भरोसा ही टीबीआई का सबसे बड़ा बिजनेस मोट है। सही कहा। खैर, कच्चे माल की खरीद और मौसम के स्केल को समझने के बाद अब चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, जहां असल जादू होता है।
हाँ, उनका मिलिंग प्रोसेस। सस्ते रॉ मटेरियल से एक बार क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना एक बात है, पर उस एक एक दाने से आखिरी बूंद तक मुनाफा निकालना ये एक टेक्निकल आर्ट है। बिल्कुल। टीबीआई कॉर्न अपने प्लांट्स में एक सेमी ऑटोमेटेड ड्राई मिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करती है और उनके डेटा से पता चलता है कि उन्होंने किसी एक पुरानी या स्टैंडर्ड ब्रांड की मशीनरी पर भरोसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टर्की, स्विट्जरलैंड, चाइना और इंडिया से बेस्ट पॉसिबल मशीन्स लाकर उन्हें अपनी स्पेसिफिक ज़रूरत के हिसाब से डीपली कस्टमाइज किया है। यानी उन्होंने खुद अपना एक कस्टम सेटअप बनाया है। हाँ, ये कस्टमाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों था? इन मशीन्स की ये कस्टमाइजेशन ही उनके सबसे प्रीमियम और हाई मार्जिन प्रोडक्ट का राज है। कौन सा प्रोडक्ट? मक्के को प्रोसेस करने के बाद अलग-अलग बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पर इनका सबसे कीमती प्रोडक्ट है कॉर्न जर्म। कॉर्न जर्म? जिसे हम मक्के का भ्रूण कहते हैं। हाँ, बीज का दिल कह सकते हैं। कॉर्न जर्म में ऑयल कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से प्रीमियम कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री और हाई न्यूट्रिशन एनिमल फीड मार्केट्स में इसकी भारी डिमांड रहती है। ओके, तो इससे उन्हें प्रीमियम मिलता है। यहाँ जो डेटा का सबसे रोचक हिस्सा है वो ये कि पहले जब ड्राई मिलिंग की जाती थी तो जर्म की टोटल यील्ड सिर्फ 1 से 2% हुआ करती थी। सिर्फ 1-2%? ये तो बहुत कम है। था, लेकिन लगातार 3 साल की डीप R&D और मशीन्स की कस्टमाइजिंग के बाद आज उनकी यील्ड लगभग 4 से 4.5% तक आ चुकी है। वाह, यानी यील्ड सीधा दुगने से भी ज्यादा। पर यहाँ मुझे टेक्निकल लेवल पर थोड़ा और गहराई में जाना है। आमतौर पर हमने देखा है कि वेट मिलिंग प्रोसेस में जहाँ मक्के को पानी में फुलाया जाता है, वहाँ जर्म को अलग करना काफी आसान हो जाता है। वेट मिलिंग में आसान होता है। तो फिर जब पानी से ये काम इतनी आसानी से हो सकता है, तो ड्राई मिलिंग में इस कॉर्न जर्म को निकालना आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कि कंपनी को 3 साल R&D करनी पड़ गई? देखिए, इसको समझने के लिए मक्के के दाने को देखना होगा। वो मुख्य रूप से 3 हिस्सों से बना होता है। सबसे बाहर एक सख्त छिलका होता है जिसे ब्रैन कहते हैं। ओके। अंदर का बड़ा सफेद या पीला हिस्सा एंडोस्पर्म कहलाता है, जिससे स्टार्च बनता है, और ठीक नीचे एक छोटा सा हिस्सा कॉर्न जर्म होता है जिसमें तेल होता है। समझ गया। वेट मिलिंग में पानी पूरे दाने को नरम कर देता है, जिससे ये चीजें आसानी से अलग हो जाती हैं। लेकिन वेट मिलिंग सेटअप करने की कॉस्ट बहुत हाई होती है और पानी का वेस्ट भी बहुत होता है। तो ड्राई मिलिंग में पानी नहीं यूज होता है? एग्जैक्टली। ड्राई मिलिंग में आपको उस छोटे से जर्म को फ्रिक्शन और फोर्स से बाहर निकालना है। अगर डीस्टोनिंग और डीजर्मिनेशन मशीन्स का फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वो जर्म अंदर ही टूट जाएगा और उसका तेल लीक हो जाएगा? हाँ, उसका तेल एंडोस्पर्म वाले हिस्से में लीक हो जाएगा। अब टीबीआई का मेन प्रोडक्ट वो एंडोस्पर्म है, जिससे उनके प्रीमियम पोहा क्वालिटी फ्लेक्स बनते हैं, जो नमकीन और स्नैक इंडस्ट्रीज में जाते हैं। ओह, अगर उसमें तेल मिल गया तो फ्लेक्स बर्बाद हो जाएंगे? प्योरिटी और क्वालिटी दोनों बर्बाद। इसलिए उनकी R&D टीम ने मशीन्स के डीस्टोनिंग, वाइब्रेशन, डीजर्मिनेटर की ब्लेड सेटिंग्स और सबसे जरूरी मॉइस्चर लेवल्स को इतनी बारीकी से कैलिब्रेट किया है कि एंडोस्पर्म पर कोई खरोच आए बिना जर्म पूरी तरह साबुत बाहर निकल आए। ये तो सच में कमाल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ये सिर्फ यील्ड बढ़ाने का मैथ नहीं है, ये उस प्योरिटी को बनाए रखने का तरीका है जो इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रीमियम बनाती है। बिल्कुल। और प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही बोल्ड टारगेट दिया गया है। क्या टारगेट है? कंपनी आगे चलकर इस कॉर्न जर्म यील्ड को 6 से 8% तक ले जाने का रोड मैप बना चुकी है। 8%? आखिर ये 8% का फिगर इतना अहम क्यों है? मतलब 10 क्यों नहीं? ये 8% इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बायोलॉजिकली एक मक्के के दाने में लगभग 8 से 10% ही जर्म होता है। अच्छा, यानी वो मैक्स लिमिट तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, कंपनी थियोरेटिकल मैक्सिमम लिमिट को टच करने की कोशिश कर रही है, वो भी ड्राई मिलिंग प्रोसेस से। ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा टेक्निकल बेंचमार्क होगा। और इसका इनके फाइनेंशियल्स पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? सोचिए, जब कंपनी दिन में सैकड़ों टन मक्का प्रोसेस कर रही है तो वहां 4% से 8% पर जाने का मतलब है प्रीमियम बाय प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सीधा दुगना हो जाना, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल कॉस्ट के। ये एक्स्ट्रा यील्ड सीधा उनके नेट प्रॉफिट में जुड़ता है। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो उनके 1000 करोड़ के रेवेन्यू स्केल के साथ साथ प्रीमियम प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल गारंटीड हो जाएगा। सही कहा आपने।
एक एक दाने से आखिरी बूंद तक मुनाफा निकालने का इंजन तो सेट हो गया, लेकिन 1000 करोड़ तक का सफर सिर्फ मशीनरी से नहीं तय किया जा सकता। उसके लिए आपको अपना टोटल वॉल्यूम स्केल करना होगा। स्केलिंग बहुत जरूरी है। चलिए इस 1000 करोड़ के स्केलिंग रोड मैप को समझते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से है। इनका डेटा दिखाता है कि उनकी टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी अब बढ़कर 390 टन्स पर डे हो गई है। हाँ, लगभग 390 TPD। संगली का जो इनका पुराना प्लांट है वो पहले से ही अपनी टोटल कैपेसिटी के 96 से 97% पर चल रहा है, मतलब वो मैक्स आउट हो चुका है। वहां और जगह नहीं है। लेकिन स्केलिंग को मेंटेन करने के लिए हाल ही में बुल्ढाना जिले के मालकापुर में इन्होंने 40 TPD की एक नई कैपेसिटी चालू की है। और इस नई कैपेसिटी के शुरू होने की वजह से ही इनके लेटेस्ट डेटा में टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा गिरते हुए दिखा है, लगभग 72% पर। आमतौर पर किसी फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन गिरना तो नेगेटिव सिग्नल लगता है ना? लगता है, पर इस एक्सपैंडिंग फेज में ये एक बहुत ही पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सिग्नल है। कैसे? इसका सीधा सा अर्थ है कि नए ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए उनके पास अभी प्रोडक्शन लाइन पर बहुत जगह खाली है। जैसे जैसे नई कैपेसिटी अपनी पीक पर आएगी, वैसे वैसे उनकी प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट और नीचे आएगी। ओह, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जिससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। एग्जैक्टली। ये आने वाले कुछ सालों तक लगातार वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक क्लियर और ओपन रनवे है। पर यहाँ मुझे एक लॉजिकल लिमिटेशन भी दिखती है। 390 TPD का फिगर बहुत बड़ा होता है। डोमेस्टिक मार्केट में भले ही स्नैक्स की डिमांड कितनी भी तेजी से बढ़ रही हो, क्या सिर्फ लोकल मार्केट इस पूरे वॉल्यूम को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल मार्जिन्स के साथ अब्सॉर्ब कर पाएगी? मुझे नहीं लगता, और कंपनी ने भी इस कंस्ट्रेंट को बहुत पहले समझ लिया था। तो 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए इन्हें डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वही इनके रोड मैप का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है, इन्हीं प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लगातार एक्सपोर्ट करना। इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए क्या किया है? उन्होंने TBI मेज प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाई है। ये प्लांट मुंबई के पास JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित है। पोर्ट कितना करीब फैक्ट्री लगाने का मतलब कच्चा माल फैक्ट्री आने के बाद सीधा शिप पर लोड हो जाता है। बिल्कुल, इससे डोमेस्टिक लैंड ट्रांसपोर्ट का भारी खर्चा बचता है, और SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने की वजह से इन्हें एक्सपोर्ट पर टैक्स की बहुत सी छूटें भी मिलती हैं। ये तो जबरदस्त एफिशिएंसी है। और मैंने पढ़ा था कि इस एक्सपोर्ट यूनिट की खास बात यह है कि ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है। नहीं, ये 32 करोड़ रुपए की लागत से बना एक फुली ऑटोमेटेड प्लांट है, जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी ब्यूलर ने डिजाइन किया है। ब्यूलर को फूड प्रोसेसिंग मशीनरी में दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। फुली ऑटोमेटेड होने का मतलब है कि इंसानी गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म। हर बैच एग्जैक्टली एक ही साइज, एक ही मॉइस्चर लेवल और एक ही प्योरिटी का निकलता होगा, जो स्ट्रिक्ट यूरोपियन और मिडल ईस्टर्न मार्केट्स की सबसे पहली शर्त होती है। वहां क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। और इस एक्सपोर्ट मार्केट में हाई मार्जिन्स हासिल करने का एक और बड़ा एडवांटेज इनकी मक्के की क्वालिटी से भी आता है। आजकल ग्लोबल मार्केट्स, खासतौर पर यूरोप और US, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। नॉन GMO प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत हाई है। और TBI का मक्का पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नॉन GMO है। उनकी सर्टिफाइड प्यूरिटी की वजह से उन्हें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले लगभग 25 से $40 प्रति टन तक का एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है। ये प्रीमियम मार्जिन उनके रेवेन्यू को सीधा बूस्ट करता है। साथ ही जब ITC जैसी मेगा डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को एक बार इस नॉन GMO और डस्ट फ्री प्यूरिटी की आदत पड़ जाती है, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना आसान हो जाता है। उनकी कंसिस्टेंसी ही उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बन गई है। सही कहा। तो अगर इस पूरे सफर के नंबर्स को देखें, फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका रेवेन्यू लगभग 303.6 करोड़ रुपए के आसपास रहा, और उन्होंने अपने टोटल वॉल्यूम में 44% की शानदार ग्रोथ दिखाई। और आगे का लक्ष्य क्या रखा है? टारगेट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक हर साल इनके प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम में लगातार 35% की बढ़ोतरी होती रहे। एक फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, मालकापुर का एक्सपेंशन रेडी है, और एक्सपोर्ट प्लांट हाई डॉलर प्रीमियम ला रहा है। ये सारे मैट्रिक्स इस 1000 करोड़ के टारगेट को हवाई नहीं बल्कि एक रियलिस्टिक रोड मैप की तरह पेश करते हैं। अगर हम आज की इस डीप डाइव को समेटते हुए देखें, तो TBI कॉर्न की कहानी सिर्फ बड़ी मशीन्स लगाने की नहीं है, ये एक परफेक्ट बैलेंस की कहानी है। एकदम सही।
एक तरफ वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर किसानों को तुरंत पेमेंट देकर अपना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ एथेनॉल बूम और वेदर साइकिल्स के हिसाब से इन्वेंट्री को स्ट्रेटेजिकली होल्ड करते हैं ताकि क्लाइंट्स को फिक्स दाम मिल सके। और फैक्ट्री के अंदर अपनी मशीन्स के मॉइस्चर और डीस्टोनिंग को इतनी बारीकी से सेट करते हैं कि 4 से 8% तक का प्रीमियम जर्म यील्ड निकल आए। ये खेती, डेटा, लॉजिस्टिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एक किसान की जमीनी समझ और एक टेक फाउंडर की प्रिसिजन को जब एक साथ मिला दिया जाता है, तब एक ट्रेडिशनल कमोडिटी भी हाई मार्जिन ग्लोबल लीडर बन सकती है। ये उन्होंने साबित कर दिया है। बिल्कुल। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के आखिरी पन्नों में दबी हुई एक छोटी सी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। सुनने वालों के दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए। वहां धर वेंचर्स नाम की एक यूनिट का जिक्र है, राइट? हाँ, वहां बिल्कुल साफ लिखा है कि मक्के का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उपयोग आज खाने में नहीं बल्कि इथेनॉल और बायोफ्यूल्स में हो रहा है, और आगे चलकर टीबीआई इस सेक्टर में धर वेंचर्स के जरिए अपने कदम रख सकती है। ये तो एक पूरी तरह से नया गेम हो जाएगा। वही तो। अभी तक इनकी पूरी फोकस प्रीमियम फ्लेक्स, एनिमल फीड और ऑयल जर्म पर रही है, पर एनर्जी सेक्टर, गवर्नमेंट मैंडेट्स और ग्लोबल फ्यूल ब्लेंडिंग का इकोसिस्टम एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। और सोचिए, जिस कंपनी ने एग्रो कमोडिटी के सप्लाई चेन को इतनी डीपली मास्टर कर लिया है, जब वो फ्यूल और एनर्जी सेक्टर में एंट्री करेगी तो उसका स्केल क्या होगा? एग्जैक्टली। क्या ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी आगे चलकर देश के बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मेजर पावर प्लेयर बनने वाली है? एक खेत के पीले दाने से लेकर हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के ईंधन तक का सफर, ये एक ऐसी दिशा है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये जरूर एक नया होराइजन होगा उनके लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस 1000 करोड़ के रोड मैप को हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे।